हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 1 का सेकंड पॉइंट सिलेबस का जो है वो है प्रिस्क्रिप्शन। वो प्रिस्क्रिप्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, कितने टाइप्स का है और प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहले जब हम पढ़ने के ऑप्शन पे आ रहे हैं तो पहले हमें ये मालूम हो कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है, जिसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन आप लोगों ने हर एक ने सुना होगा कि जब भी किसी बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बीमारी को सुनने के बाद, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद जो भी दवाई आप लोगों को प्रिस्क्राइब करता है या जो भी दवाई आप लोगों को देता है वो एक पेपर के ऊपर लिख के देता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन हिंदी में बोला जाता है पर्चा। आपने अपने ठेठ लैंग्वेज में आप उसे यूज कर सकते हैं, दवाइयों का पर्चा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर है। ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर आपको वर्बली कहेगा, मुंह जवानी बोलेगा कि ये बीमारी है, इस बीमारी के लिए आप ये दवाइयां ले लें। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको बताएगा, आपसे पूछेगा कि आपकी एज क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कोई और किसी दवाई के साथ कोई एलर्जी तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। उन सारी चीजों को जानने के बाद वो आपको दवाइयां देगा। तो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्शन एक रिटर्न ऑर्डर है, किसके द्वारा? किसी भी फिजिशियन के, डेंटिस्ट के और किसी भी वेटनेरियन के, और कोई भी RMP होगा। RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये रिटर्न ऑर्डर किसको देता है? डॉक्टर रिटर्न ऑर्डर जो देता है वो किसको देता है? वो सीधा पेशेंट को नहीं देता, वो देता है फार्मासिस्ट को। वो कहता है कि ये ऑर्डर दवाई का पर्चा लेके आप जाइए फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट उस दवाई को कंपाउंड करेगा, इकट्ठा करेगा, बनाएगा। जो मेडिकेशन, जो डिटेल्स उसने प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है डॉक्टर ने या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, उस पर्टिकुलर मेडिसिन को वो इकट्ठा करेगा और आप लोगों को वो मेडिकेशन हैंड ओवर करेगा। उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या लिखा होता है? प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होता है कि एक दिशा निर्देश देता है वो फार्मासिस्ट को, डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है फार्मासिस्ट को कि व्हाट टाइप ऑफ प्रिपरेशन टू बी प्रिपेयर्ड। प्रिस्क्रिप्शन में जो रिटर्न ऑर्डर है जो फार्मासिस्ट को दिया है डॉक्टर ने, उसके अंदर वो उसको बता रहा है कि कौन सी प्रिपरेशन उसको तैयार करनी है। टैबलेट करना है, पाउडर करना है या मिक्सचर करना है। दूसरा, उसके अंदर डायरेक्शन होती है पेशेंट के लिए कि कौन सी डोज लेनी है ड्रग की, कितने कितने देर में लेनी है और कैसे कैसे लेनी है। जैसे सुबह उठने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद कहेगा डॉक्टर कि ब्रेकफास्ट के बाद ले लेना, शाम को खाना खाने के बाद ले लेना, रात को सोने से पहले लेना। जैसे किसी भी चीज के लिए आप जाते तो कहते हैं कि डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है या डॉक्टर साहब सिर में दर्द है, तो बुखार के केस में डॉक्टर कहेगा कि ठीक है, आप सुबह, दोपहर और शाम आप 3 टाइम मेडिकेशन ले सकते हैं। और कितनी गोली लेनी है? 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, 1 गोली रात को। तो कितनी बार दवाई लेनी है, कौन कौन सी लेनी है, ये सारी चीजें आपके उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी होती हैं। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लैटिन टर्म्स में लिखा जाता है। लैटिन टर्म्स में क्यों लिखा जाता है? जिससे कि जो पेशेंट है वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ नहीं जाए। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब पेशेंट ये ना सोचे कि डॉक्टर के पास जाने की बजाय, पहले ये बीमारी हुई थी, डॉक्टर ने इस बीमारी के लिए ये दवाई हमको दी थी,
तो हम बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना कंसल्ट किए हम सेम मेडिसिन दोबारा से ले ले। तो सेल्फ मेडिकेशन को बचाने के लिए डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो लिखता है लैटिन टर्म्स में। लैटिन टर्म्स में क्यों लिखने के रीजन क्या है? जिससे कि वो टर्म्स सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट ही समझ सके, पेशेंट को वो टर्म्स नहीं समझ में आए, जिससे कि सेल्फ मेडिकेशन ना यूज कर सके। प्रिस्क्रिप्शन की टाइप्स, प्रिस्क्रिप्शन दो टाइप्स के होते हैं, कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस और नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस। कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस को एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शंस। इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि ये एक ऑर्डर है जो कि फार्मासिस्ट को दिया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा। वो कहता है इन एक या एक से ज्यादा एक्टिव मेडिकामेंट्स को मिक्स करके जो फॉर्मुलेशन, जो डोजेस फॉर्म बने वो पेशेंट को देनी है। ठीक है, क्या क्या यूज की करना है इसमें? एक या एक से ज्यादा एक्टिव मेडिकामेंट्स। मैंने कल एक्टिव मेडिकामेंट्स के बारे में हमने बताया था। एक्टिव मेडिकामेंट्स को क्या बोलते हैं? एपीआई, और इसी को ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी डोजेस फॉर्म है जो कि फार्मासिस्ट प्रिपेयर कर रहा है, किसके लिए? पेशेंट के लिए, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसके अलावा डलेंगे, जिनको हम बोलते हैं एक्सीपिएंट्स। सबसे पहला आएगा बेस। ठीक है, बेस क्या होगा? बेसिक कंपोनेंट किसी भी फॉर्मुलेशन का क्या है? ड्रग या फिर एपीआई, जिसके कारण उस ड्रग का थेरापेटिक इफेक्ट बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। सीधा सीधा सा कहें तो बेस, किसी भी ड्रग, किसी भी मेडिसिन का जो बेस है वो ड्रग है जिसके कारण उसकी बीमारी ठीक हो रही है। एडिटिव्स क्या होते हैं? एडिटिव्स को बोलते हैं एक्सीपिएंट्स। ये आपको डोजेस फॉर्म में बताया है कि एक्सीपिएंट्स और एपीआईज क्या होते हैं। एडिटिव्स क्या करते हैं? बॉडी के अंदर जाके ड्रग का एक्शन को एनहांस करेंगे। दूसरी चीज, उस प्रिपरेशन को, उस डोजेस फॉर्म को एलिगेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेंगे। एलिगेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दिखने में अच्छी लगती हैं। जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो आसानी से हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर दिखने में ही अच्छा नहीं दिखेगा तो हमारी बॉडी उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे दिमाग में एक फैक्टर चलता है कि नहीं यार, ये दिखने में ही नहीं ठीक है तो हम इसको लेंगे कैसे। उसके बाद तीसरा फैक्टर है उसमें जो ऐड होता है, व्हीकल, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा एक्टिव मेडिकामेंट्स मिक्स होते हैं या सोल्यूबलाइज होते हैं। बेसिकली व्हीकल्स लिक्विड डोजेस फॉर्म्स या लिक्विड प्रिपरेशंस को ही यूज करने के काम आते हैं। जैसे हम लोग, लेकिन एक और फैक्टर है, आज की डेट में जैसे जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज मार्केट में बहुत स्पीडली बढ़ रही है, जैसे जैसे मार्केट में फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एग्रेसिव ढंग से रोल प्ले किया जा रहा है, तो हर मेडिकेशन का, हर एपीआई का कोई ना कोई एक डोजेस फॉर्म उन्होंने प्रिपेयर करके मार्केट में अवेलेबल कर रखा है, जिसके कारण जो ये हमारी कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन है, इसको आज की डेट में फॉलो करना बहुत कम हो गया है, क्योंकि हर कंपनी ने, मैक्सिमम कंपनीज ने मैक्सिमम मेडिसिन को मार्केट में डिफरेंट डोजेस फॉर्म में तैयार कर रखा है। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंडेड की, तो एक एग्जांपल यहां पे देता हूं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट 3 ग्राम, सिंपल सिरप 6 ml, प्योरीफाइड वाटर 100 ml। हमने यहां पे क्यूएस लिखा। क्यूएस का क्या मतलब है? क्वांटिटी सफिशिएंटम। जैसे हमने कहा, इसकी हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का हमें कंपाउंडिंग करनी है और 100 ml का लिक्विड प्रिपरेशन तैयार करनी है, तो उसमें 3 ग्राम तो हमारा क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट।
फिर हमने सिंपल सिरप क्यों डाला? क्योंकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, किसका? सुक्रोज का, शुगर का। ये क्यों ऐड किया? जिससे कि उस लिक्विड प्रिपरेशन का जो टेस्ट है वो मीठा सा लगे, ऐसा ना लगे सोडियम बाइकार्बोनेट का जो टेस्ट है वो उसको डिस्टर्ब ना करे। अब बाकी बची 3 ग्राम्स के साथ 6 ml हमने मिलाया सिंपल सिरप। अब जितना ml बचा 100 ml होने में, उस क्वांटिटी को हमने प्यूरिफाइड वाटर से फिल कर दिया। ये इस टाइप की जो फॉर्मुलेशंस हैं इनको बोलते हैं कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस, जो कि डॉक्टर फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको इन इन चीजों को लेके फॉर्मुलेशन को कंपाउंड करना है और पेशेंट को दवाई देनी है। अब आते हैं नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस पे। नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें कंपाउंडिंग की जरूरत नहीं है, इसमें आपको दवाई बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मुलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, डोजेस फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स उतार रखे हैं जो कि टैबलेट में भी अवेलेबल हैं, लिक्विड्स में भी हैं, सेमी सॉलिड में भी हैं। तो प्री कंपाउंडेड ड्रग्स जो होती हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज डायरेक्टली देती हैं और अपनी ब्रांड के साथ देती हैं, अपने नाम के साथ देती हैं, जिसको हम प्रोप्राइटर नेम भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो मेडिकेशंस हैं, जो दवाइयां हैं जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, उसमें 2 चीजें आती हैं, जेनरिक और एथिकल। एथिकल को बोलते हैं ब्रांडेड। जेनरिक और एथिकल और ब्रांडेड में क्या फर्क है? अगर जिस कंपनी ने जो मेडिकेशन तैयार की है, अगर उसका नाम प्रॉपर एपीआई के नाम के साथ ही जोड़ा हुआ है, एपीआई का ही नाम रखा हुआ है, तो वो ड्रग होगी आपकी जेनरिक। अगर कंपनी ने उस पर्टिकुलर मेडिकेशन का नाम किसी और नाम से रखा हुआ है कि हाँ ये ब्रांड जो है ये इसी कंपनी का है, जैसे हम किसी भी ऑप्शन पे कहें, एक एथिकल ब्रांडेड में कहता हूं पैरासीटामोल की हम बात करते हैं, पीसीएम। अगर हम पैरासीटामोल की डायरेक्ट टैबलेट यूज कर रहे हैं तो पैरासीटामोल के नाम से अगर वो मार्केट में आ रही है तो उसे बोलेंगे हम जेनरिक। अगर हम बोलते हैं कि पैरासीटामोल में डोलो हो गया, क्रॉसिन हो गया, तो वो किस में आएगा? एथिकल में आएगा और ब्रांडेड में आएगा। तो नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस में क्या है? जो कंपनियों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन मार्केट में बना के दे रखी हैं, डॉक्टर्स उनको ही प्रिस्क्राइब करते हैं, इंस्टेड ऑफ किसी फार्मासिस्ट को कहें कि तुम इसको कंपाउंड करो। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में। प्रिस्क्रिप्शन के टोटल 8 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो पर्चा दवाई का है उसके अंदर टोटल 8 पार्ट्स हैं। 8 पार्ट्स में पहला आता है डेट। पहला आता है डेट। डेट क्यों जरूरी है यह भी आपको आगे बताऊंगा कि डेट की रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों डेट की रिक्वायरमेंट आपके उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर है। नेक्स्ट पोर्शन आता है फिजिकल की इंफॉर्मेशन। जो फिजिशियन है जिससे आप मेडिकेशन लेने गए हैं, जिसको आप दिखाने गए हैं, उसके ऑफिस का एड्रेस और वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन्ड हो। वो आपसे क्या पूछता है कि आपका नेम क्या है, एज क्या है, वेट क्या है, सेक्स क्या है, जिससे कि वो सारी इंफॉर्मेशन उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख सके। नेक्स्ट आता है सुपरस्क्रिप्शन। आपने वर्ड देखा ये आरएक्स का, ये आरएक्स क्या है ये भी आपको बताऊंगा, इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। देन 4th वन है इंस्क्रिप्शन, 5th वन सब्सक्रिप्शन, 6th वन सिग्नेचर और 7th में सिग्नेचर, 8th में रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सील। अब शुरू करते हैं कि
कौन कौन से पार्ट्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड होने चाहिए। हमने सबसे पहला वर्ड पॉइंट बोला था डेट। डेट क्यों होनी चाहिए? डेट होना प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर इसलिए जरूरी है जिससे कि फार्मासिस्ट ये जान सके कि इससे पहले वो प्रिस्क्रिप्शन लास्ट में कब डिस्पेंस की गई थी, पेशेंट को दवाई कौन सी डेट में दी गई थी, कौन सी डेट में डॉक्टर के पास पेशेंट दिखाने आया था, जिससे वो अपने रिकॉर्ड में देख सके, अपने रिकॉर्ड में रख सके कि अगर इस पेशेंट को दोबारा हमें ये दवाई देनी है तो कितने दिन के बाद आके पेशेंट हमसे कह सकता है कि आप इसके दोबारा डिस्पेंस करके हमें दे दें। दूसरा, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग कौन सी होती हैं? हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स वो ड्रग्स होंगी जो एक बार लेने के बाद आपको बार बार लगे कि हां मुझे इनको दोबारा लेना है। अब हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स में सपोज करो हमने कहा स्लीपिंग पिल्स, सोने की दवाई नींद के लिए, एक बार डॉक्टर ने गलती से आपको प्रिस्क्राइब कर दी क्योंकि आपकी बीमारी उसके लिए उस टाइम स्लीपिंग पिल की जरूरत थी। आपको यह लगे कि हाँ यार अगर मुझे सोना है तो स्लीपिंग पिल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना स्लीपिंग पिल के आप नींद नहीं ले पाएंगे। जितनी भी नारकोटिक्स की मेडिसिन होती हैं जिसके अंदर नारकोटिक्स प्रेजेंट होता है वो मेडिसिन भी आपकी हैबिट फॉर्मिंग होती है, जिससे और इस चीज का ध्यान रखना क्यों जरूरी है, अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में वो मेडिकेशंस हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग है तो आपकी डेट आपको यह बता सकती है कि दोबारा कितने दिन तक आपको मेडिकेशन लेनी है जिससे कि मिस यूज ऑफ ड्रग ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिजिशियन या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर, उसका ऑफिस का एड्रेस भी होना चाहिए, फोन नंबर भी होना चाहिए और ईमेल आईडी भी होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन का नंबर भी होना चाहिए जिससे कि जब वो दोबारा पेशेंट को बुलाए चेक करने के लिए, जनरली आपने देखा होगा डॉक्टर साहब से ये कह देते हैं कि अभी आप 3 दिन तक ये दवाई लीजिए और 3 दिन के बाद आके दोबारा दिखाइएगा, 7 दिन तक आप ये दवाई लीजिए, 15 दिन तक आप ये दवाई लीजिए, 15 दिन के बाद आप दोबारा आके विजिट कीजिएगा, फिर देखते हैं कि जो बीमारी के लिए आप आए हैं क्या वो बीमारी ठीक हुई है या नहीं हुई है। फिर उसके बाद आता है उसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन। पेशेंट की इंफॉर्मेशन मैंने अभी बताया था क्या क्या चाहिए, नेम, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, एज कितने साल का है, क्योंकि दवाइयां जितनी भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जितनी भी बनी हुई हैं वो एज के हिसाब से बनी हुई हैं। चाइल्ड्स के लिए डोज अलग होगी, एडल्ट्स के लिए डोज अलग होगी और एल्डरली पीपल के लिए डोज अलग होगी। सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन में मैंने आपसे कहा था कि वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ था आरएक्स। आरएक्स क्या है? आरएक्स एक लैटिन टर्म है जो कि ये कहती है, ये एक रेसिपी है कि आपको ये लेनी है या आप इसको लें। क्यों कहते हैं कि आप इसको लें? जिससे कि आप, जैसे आपने डॉक्टर के केस में देखा होगा, प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आरएक्स लिखता है, आरएक्स के बाद नीचे मेडिकेशन लिखना शुरू करता है, फिर कहता है कि आप इन मेडिकेशंस को इस टाइम पे इस सिचुएशन में आप उसको इनटेक करें जिससे कि जिस प्रॉब्लम के लिए आप मेरे पास आए हैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। लेकिन इस आरएक्स का मतलब पहले यह कहा गया था कि ये जुपिटर का साइन है। ठीक है, जुपिटर कौन है? गॉड ऑफ हीलिंग। तो डॉक्टर पहले हीलिंग के गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मेडिकेशन मैं दे रहा हूं पेशेंट को वो पेशेंट को इफेक्टिवली वर्क करे और पेशेंट इस मेडिकेशन से ठीक हो जाए जिससे कि उसको दोबारा वापस ना आना पड़े। नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन मेन पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का। ठीक है, मेन पार्ट का मतलब अगर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ये इंस्क्रिप्शन अवेलेबल ना हो तो प्रिस्क्रिप्शन की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेम्स क्वांटिटी जो कि मेडिकेशन उसको दे रहे हैं
जो भी पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हैं वो उसमें प्रेजेंट होनी जरूरी है। अगर आपकी कौन सी मेडिकेशन देनी है, कितनी क्वांटिटी में देनी है, क्या डोज देनी है, कितनी बार पेशेंट को वो मेडिकेशन लेनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस के साथ वो मेडिकेशन लेनी है पेशेंट को, ये सारी चीजें आपके इंस्क्रिप्शन के अंदर नोटेड डाउन रहता है। अब मेडिकेशन जो है, इसके अंदर जो मेडिकामेंट दिया जा रहा है वो ऑफिशियल प्रिपरेशन भी हो सकती है और नॉन ऑफिशियल भी हो सकती है। मैंने भी आपको बताया था कंपाउंडेड और नॉन कंपाउंडेड में, यहां पे सिनेरियो वही है। ऑफिशियल प्रिपरेशन का मतलब जो कि फार्माकोपिया, जैसे मैंने आपको बताया था फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया फार्मेसी वालों का ग्रंथ है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी भी ड्रग से रिलेटेड लेनी है, किसी भी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड लेनी है, तो फार्माकोपियाज और नेशनल फॉर्मुलरीज के अंदर हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ऑफिशियल प्रिपरेशंस वो प्रिपरेशंस होंगी जो फार्माकोपिया के अंदर प्रेजेंट होंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन कंपोनेंट का नाम मेंशन होगा। जैसे पाइपराजिन साइट्रेट एलिक्सर है, यहां पे आईपी लिखा है, आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया। अगर हमें मेडिकेशन, जो भी हम ड्रग यूज कर रहे हैं, जो भी दवाई हम ले रहे हैं, अगर वो इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनी हुई है, इंडियन एटमॉस्फेरिक लेवल के अकॉर्डिंग बनी हुई है, इंडियन की रोड्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग बनी हुई है, तो वो मेंशन किया जाएगा आईपी। अगर यही वो जिस स्टैंडर्ड की क्वालिटी की ड्रग होनी चाहिए, एक्सिपिएंट्स होने चाहिए, अगर वो इंडियन स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं तो सारी इंफॉर्मेशन किसमें अवेलेबल होगी, आईपी के अंदर, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। अगर यही इंफॉर्मेशन अगर यूरोप के लिए हो या यूएस के लिए हो, यूरोप के लिए होगा तो यूरोपियन फार्माकोपिया फॉलो किया जाएगा और यूएस के लिए होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स का फार्माकोपिया फॉलो किया जाएगा। अब नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशंस क्या है, नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशंस में हर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी मेंशन की गई होती है, जिससे कि फार्मासिस्ट जो है उस फॉर्मूले डोजेस फॉर्म को आसानी से कंपाउंड कर सके, डिस्पेंस कर सके और पेशेंट को दे सके। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है, ये एक डायरेक्शन है किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए, कि उसे डोजेस फॉर्म को कैसे तैयार करना है, कितनी नंबर ऑफ डोजेस उसको प्रिपेयर करनी है जो वो पेशेंट को देगा। उसके बाद आता है सिग्नेचरा। सिग्नेचरा की जरूरत, सिग्नेचरा का मतलब क्या है, ये एक वो एसआईजी से रिप्रेजेंट होता है, एसआईजी से रिप्रेजेंट होता है, और ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी होती हैं पेशेंट के लिए। पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, कितनी क्वांटिटी लेनी है मेडिकामेंट की या ड्रग की या दवाई की, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बार लेनी है और किस किस टाइम लेनी है। ठीक है, किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। अगर किसी चीज का ध्यान रखना है, हमने क्या कहा सिग्नेचर के अंदर क्या क्या लिखा होगा, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बार लेनी है, किस किस टाइम लेनी है और किस रूट से लेनी है, ओरल लेनी है, मुंह से लेनी है, इंजेक्शन लगाना है, पेरेंट्रल लेनी है, किस रूट के द्वारा वो मेडिकेशन पेशेंट को देनी है, वो इस सिग्नेचर के अंदर मेंशन होते हैं। प्लस कोई और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हो कि हाँ दूध के साथ नहीं ले सकते, चाय के साथ नहीं ले सकते, पानी के साथ लेनी है या दूध के साथ लेनी है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्यूनिन मलेरिया के लिए यूज की जाती है, ठीक है, लेकिन जनरली डॉक्टर्स कहते हैं कि क्यूनिन को आप लेने से पहले दूध के साथ लेने का रखें। क्यों, क्योंकि क्यूनिन इतनी बिटर है कि पेशेंट आराम से उसको ले ही नहीं सकता, जिसके कारण वो वॉमिट आउट हो जाएगा या नोजिया के चक्कर में बॉडी से बाहर ड्रग आपकी आ जाएगी। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप उसको मिल्क के साथ ले सकते हैं, लेकिन यही एक केस टेट्रासाइक्लिन्स का है। टेट्रासाइक्लिन्स आप मिल्क के साथ नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन्स मिल्क के साथ इनकम्पैटिबल हैं। वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। रिन्यूअल मतलब दोबारा से उसको एक्टिवेट करना, दोबारा से उसको रिन्यू करना। जो भी मेडिकेशन है जो कि उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आरएमपी ने मेंशन की है, क्या उसको रिन्यू करना है? सपोज करो डॉक्टर ने कहा कि आप 7 दिन के बाद आना और 7 दिन के बाद आने के आप दोबारा से चेक कराना, जिस प्रॉब्लम के लिए आप आए हैं वो ठीक हुई है या नहीं हुई है, या अगर नहीं हुई है तो शुरू में वो देगा 7 दिन की दवाई, 7 दिन के बाद वो कहेगा आप दोबारा आए, एक बार दिखाएं और फिर से 7 डेज की मेडिकेशन ले जाएं। कितनी बार लेनी है, कितनी बार रिपीटिशन सर्कल को लेना है, ये सारी चीजें आपके रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस के अंदर मेंशन होती हैं। इसका ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि कोई भी ड्रग की वजह से हैबिट फॉर्म ना हो। हैबिट फॉर्म का मतलब आदत ना पड़े। अगर आदत पड़ती है तो क्या दिक्कत होगी? फिर उसकी डिपेंडेंसी आ जाएगी उस पर्टिकुलर मेडिकेशन के ऊपर, जिससे आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि मेडिकेशंस जो हैं इटसेल्फ में ड्रग बहुत एक्सेसिवली पॉइजनस होती है। अगर उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आता है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। यहां प्रिस्क्राइबर क्या है? आरएमपी। आरएमपी बोले तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्यों जरूरत है? कि जिससे कि पेशेंट को भी मालूम हो कि कौन से डॉक्टर के पास वो ट्रीटमेंट के लिए गया था, कौन से डॉक्टर से उसने ट्रीटमेंट लिया है, कौन फार्मासिस्ट को भी मालूम हो कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन आया है ये कौन से डॉक्टर से आया है। और प्रिस्क्राइबर जो है वो इस तरीके से उसको मेंशन करेगा कि सारी इंफॉर्मेशन आरएमपी की उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हो। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी साइंड बाय द प्रिस्क्राइबर बाय हिज और हर ओन हैंड। अपने हैंड रिटन वो देगा या वो उस इंक से लिख के देगा कि इंक जो कि बाद में लूज डाउन ना हो या ओमिट डाउन ना हो। उसके बाद है उसका एड्रेस, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे प्रॉपरली मेंशन हो, जिससे कि अगर हमें उसको दोबारा कनेक्ट करना पड़े कि हाँ जी आपकी मेडिकेशन के यूज से हमें ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है या ये प्रॉब्लम हो रही है या इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी मेडिसिन से रिलेटेड हो जो कि उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी हुई है, तो पेशेंट डायरेक्टली उस डॉक्टर के पास जाके या उस आरएमपी के पास जाके उससे कंसल्ट कर सकता है, जिससे कि उसे मिसयूज ना हो किसी भी दवाई का। ये एक प्रिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल है। मैंने आपसे कहा था कि डेट, आपका सिग्नेचर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका इंस्क्रिप्शन, आपका सुपरस्क्रिप्शन, आपका सिग्नेचर, सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं। ये एक एग्जाम्पल है किसका? प्रिस्क्रिप्शन का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे प्रिस्क्रिप्शन पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और सोर्सेज ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू।